हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। इससे पहले इस चैप्टर पे आधारित यानी चैप्टर नंबर 1 जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 12th क्लास का आपका चैप्टर नंबर 1 है, रिलेशंस एंड फंक्शन, उसकी दूसरी वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को संबंध के बारे में बताया था। संबंध किसे कहते हैं, मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और वहाँ पर आप लोगों को मैंने कुछ बातें बताई थी, जैसे रेंज और डोमेन और कोडोमेन की बातें बता दी थी, वहाँ पर रिलेशन की बातें बता दी थी। तो यहाँ पर देखिए, रेंज और कोडोमेन से मैं आगे थोड़ी सी एक बात आपको बता दूँ। कल मैंने जैसे कि बताया था लास्ट वीडियो में कि आप लोग जो है, जैसे कोई सेट मान लिया ए और बी, मान लिया दो सेट है हमारे पास इस तरह से, ए इज इक्वल टू 1 2 3, और मान लिया बी इज इक्वल टू एक्स वाई है इस तरह से, और आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं। तो ये क्या होता था, 1 x 2 x और 3 x और फिर 1 y 2 y और 3 y। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर जो बनते थे वो जैसे बनते थे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते थे, कार्तीय गुण। तो यहाँ पर जो एक बात मैंने आपको बताई थी, जो ए है सेट ए, वो इसका डोमेन होता है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, और बी जो है वो कोडोमेन होता है, कोडोमेन। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोडोमेन जो रेंज होती है, रेंज हमेशा वो कोडोमेन की सबसेट होती है, ये याद रखना। रेंज हमेशा कोडोमेन की क्या होगी, सबसेट होगा। तो यहाँ एक बात, अगर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया कोई रिलेशन ऐसे दिया गया है, ए और बी जो है वो दो सेट है मान लिया हमारे पास, इसमें कोई एक्स वाई और इसमें कोई पी क्यू आर एलिमेंट है इस तरह से, और ऐसे मैप हो रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन x, y है, यानी पूरा का पूरा सेट A हो गया। और कोडोमेन वो हो गया P, Q, R। जबकि रेंज क्या है, रेंज यहाँ पर है P, Q। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका सबसेट है। P, Q किसके एलिमेंट है, P, Q, R के, यानी कि B का सबसेट है, और B क्या है, कोडोमेन। तो इससे ये साबित होता है कि रेंज जो है वो हमेशा क्या होती है, रेंज सबसेट होती है कोडोमेन की। तो आप ये बात भी याद रखें। और यहाँ पर रेंज और कोडोमेन के बारे में आपका जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आज हम इस चैप्टर में इससे आगे जो है संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको यही कहूँगा, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो है बनाएंगे आप लोगों के लिए वो आप तक पहुँचती रहे और आप लोग इसका लाभ उठाते रहें। देखिएगा, अब हम संबंधों के प्रकार पढ़ते हैं। देखो कैसे कैसे होता है संबंध। संबंधों के प्रकार पढ़ने से पहले मैं दोबारा से फिर आपको रिकॉल करा देता हूं कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन हमने पढ़ लिया था कल। जो रिलेशन होता है आर, वो किन्हीं दो सबसेट के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यहाँ पर अगर हमारे पास ओनली वन सेट हो, मान लिया एक सेट ए है, तो इस पर अगर सेट आर पर रिलेशन आर की बात करें, सेट ए पर, सॉरी आर कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेट ए पर रिलेशन आर की बात करें, रिलेशन आर वो कैसे होता है, वो आर होता है सबसेट ए क्रॉस ए का, यानी यहाँ पर डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी ए है। तो इस तरह से अब हम इस जो चैप्टर है
आगे ज़्यादातर हम इसी तरह का रिलेशन पढ़ेंगे कि वो एक ही सेट पर डिफाइन किया जाएगा। अगर हम कहेंगे कि सेट ए पर मान लिया कोई रिलेशन है तो हम उसका मतलब ये है कि आर जो है वो सब सेट है ए क्रॉस ए का। अगर कोई सेट मान लिया नेचुरल नंबर का है तो एन क्रॉस एन पे होगा, आर जो होगा वो क्या होगा एन क्रॉस एन पे होगा। अगर नेचुरल नंबर के साथ साथ वो कोई दूसरा सेट है तो उस पर होगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। संबंध क्या होते हैं? सबसे पहले देखो, मान लिया हमारे पास कोई सेट ए है, मान लिया कोई सेट ए इज इक्वल टू ये दिया गया है 1 2 3 और 4 इसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर एक सेट ए पर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। मान लिया वो रिलेशन इस तरह से है कि आर इज इक्वल टू, इसमें ए बी टाइप्स के एलिमेंट है सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 ऑन सेट ए। मान लिया ये कोई आर है किसी सेट ए पर, कौन सा सेट है ए की वैल्यू हमने यहाँ पर देख लिया, इसमें 1 2 3 4 इस तरह के एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किन्हीं दो एलिमेंट्स को जब हम इस तरह से लेंगे कि उनका माइनस करेंगे ए माइनस बी तो कभी 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है वो एक फाई रिलेशन आ गया, आर इज इक्वल टू फाई, और इसको हम बोलते हैं नल रिलेशन या कहिए रिक्त संबंध। ऐसा कोई संबंध बन नहीं रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गया, रिक्त संबंध। तो आर इज इक्वल टू फाई जो है वो रिक्त संबंध होता है। उसके बाद इसी में ही हम देखते हैं, अगर मान लिया आर दूसरा या आर डैश कहिए एक दूसरा रिलेशन डिफाइन किया गया है इस तरह से सच दैट ए माइनस बी का जो मोड है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो ये नंबर है इनको आप किसी को भी माइनस कीजिए। मान लिया मैं आर डैश बना रहा हूँ, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देखें कि वो अगर आप देखें 2 माइनस 1 करते हैं, मान लिया 1 कोमा 2 करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 1 कोमा 2 का माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। फिर क्योंकि मोड ले रहे हैं, फिर ऐसे ही 1 कोमा 3 वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही 1 कोमा 4 वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर 2 कोमा 1, फिर ऐसे ही 2 कोमा 3 और 2 कोमा 4। ऐसे ही फिर हम यहाँ पर लेंगे 3 कोमा 1, 3 कोमा 2 और 3 कोमा 4। फिर ऐसे ही आप लेंगे यहाँ पर 4 कोमा 1, 4 कोमा 2, 4 कोमा 3। और अब एक बार ऐसे लेंगे कि 1 1 से रिलेटेड हो जाएगा, 2 2 से रिलेटेड हो जाएगा, 3 3 से रिलेटेड हो जाएगा, 4 4 से रिलेटेड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, यानी इसके अकॉर्डिंग ए माइनस बी का मोड हमेशा पॉजिटिव, दो नंबर का मोड जो है माइनस करने के बाद हमेशा पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस 2 कीजिए आप तो इसका जो मोड है वो क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। 1 माइनस 3 करेंगे वो भी 0 से बड़ा, 0 या 0 के इक्वल। देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। तो ये जो अब आपके पास आर डैश आया है ये आर डैश ए क्रॉस ए के इक्वल है, ए क्रॉस ए के इक्वल है। तो इस वाली कंडीशन में इसको हम यूनिवर्सल संबंध बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी अब डेफिनेशन क्लियर हो गई कि अगर किसी सेट ए पर कोई रिलेशन आर इज इक्वल टू फाई आ रहा है तो वो नल रिलेशन यानी रिक्त संबंध होता है। और अगर वो रिलेशन आर डैश, मैंने यहाँ पर नाम दिया इसको, वापस ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे के यहाँ पर समझाया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप,
उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, देखो एक नेक्स्ट जो संबंध है हमारे पास, रिलेशन होता है, एक तुल्यता रिलेशन होता है। तुल्यता यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। उससे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लिया कोई भी, देखो फर्स्ट मैं बता दूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में कहेंगे इसको सौतुल्य संबंध। तो देखो सौतुल्य संबंध क्या होगा, देखो मान लिया हमारे पास किसी सेट ए पर, मान लिया यदि A, A belongs to R, for all A belongs to A, यानी अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि इस प्रकार के रिलेशन मतलब इस तरह से बन जाए कि कोई भी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो जाए। वो एलिमेंट जैसे ए है, ए से रिलेटेड हो गया है किसी भी ए के लिए, जिस सेट पर हम बात कर रहे हैं, मान लिया सेट ए पर डिफाइन कर रहे हैं हम संबंध को, रिलेशन को सेट ए पर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। बहुत ही आसान है, इसको आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मान लिया हमारे पास कोई सेट ए है, ए 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, तो आप देखेंगे ए क्रॉस ए जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 का रिलेशन ऐसे लिख लो पहले एक बार सिंपली 1 2 3, और क्रॉस जब हम करेंगे तो 1 1 से रिलेटेड हो जाएगा, कोमा 1 2 से रिलेटेड हो जाएगा, 1 3 से हो जाएगा, फिर 2 1 से हो जाएगा, 2 2 से हो जाएगा, और 2 3 से हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 3 1 से, 3 2 से, फिर 3 3 से। तो इस तरह से ये तो एक रोज ए आ गया। अब इससे एक रिलेशन मान लिया आर इस तरह से बनना है। यहाँ पर देखो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, और 3 का रिलेशन 3 से। तो ये जो पूरा रिलेशन है इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। देखो इसमें हमारे पास क्या है 1 2 3, 1 2 3 है, ए के एलिमेंट यहाँ से लिए गए हैं, और सभी के लिए हमें क्या आ रहा है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर आ रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के जितने भी ए हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। तो ये क्या हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आप समझ गए होंगे कि देखो 1 कोमा 1 भी आर में है, 2 कोमा 2 भी आर में है, और 3 कोमा 3 भी आर में है। तो इससे ये पता चला कि फॉर ऑल यानी 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, और 3 भी ए में है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स थे ए के उन सभी के लिए इस तरह की कंडीशन पाई जा रही है। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसलिए ये कैसा रिलेशन बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए डेफिनेशन को। अगर आपको ये परिभाषा याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बड़ी। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध। इसके लिए क्या डिफाइन किया गया है, यदि मान लिया हमारे पास इस तरह का सिस्टम आ जाए, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लिया ए बी बिलोंग्स टू आर है, तथा बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए भी किस में आ जाए, आर में आ जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो रिलेशन क्या हो जाता है, रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। कैसे देखिएगा आप, मैं एक सेट ले रहा हूँ, मान लिया हमारे पास अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसी को उठा लेते हैं। मान लिया
एज इक्वल टू हमारे पास सेट है और इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। तो एक रोज ए कीजिए, एक रोज ए अगर हम करेंगे तो ये आया था 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3, 1, 3, 2 और 3, 3। अब देखो मैं यहाँ से एक रिलेशन आर ले रहा हूँ, यहाँ पर ये ऐसा ले रहा हूँ कि 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है। इसी तरह 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 1 से है। इसी तरह 2 का रिलेशन किससे है? 3 से, और 3 का रिलेशन किससे है? 2 से। मान लिया ये हमने लिया है। देखो सभी एलिमेंट इसी से लिए जा रहे हैं। आर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, आर जो है वो क्या है? एक रोज ए का सबसेट है। ये डेफिनेशन बार बार आप चेक करते रहना, ये वाली बात आती है हमेशा। तो ए सेट पर, एक रोज ए पर हम देख रहे हैं 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 1 से, 1 का 3 से, 3 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से। तो इस तरह की बातें आ रही हैं हमारे पास। देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ए बी कौन है? 1 और 2, 1 और 3, 3 और 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सब के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये सेट जो है सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि देखो अगर 1, 2 आर में बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट 2, 1 भी आर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ऐसे ही 1, 3 है आर में, तो 3, 1 भी आर में है, तो सिमेट्रिक है। फिर ऐसे ही 2, 3 आर में है, तो 3, 2 भी किसमें आता है? आर में आता है। तो इस तरह से ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। जहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन होगी वहाँ पर ये रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। आप इसकी डेफिनेशन बार बार पढ़िए, एग्जाम्पल को समझिए, तो आपको आने वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रमक संबंध। देखो इसके लिए क्या डिफाइन किया गया है? यदि मान लिया हमारे पास इस तरह से हो, यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा एक और पेयर है B, C बिलोंग्स टू R, और ये आ जाए, क्या आ जाए कि A, C बिलोंग्स टू R। A, B बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है? A, B से रिलेटेड है, B, C से है, और हमें इस तरह से मिल जाए कोई तीसरा एलिमेंट पेयर इस तरह का मिल जाए कि A, C से रिलेटेड हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल जो भी हम सेट ले रहे हैं A, B, C बिलोंग्स टू A, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ये क्या है? ट्रांजिटिव है। संबंध क्या है? संबंध R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव यानी R कैसा है? संक्रमक है। देखिए एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसके लिए। अभी हमने फिर वही लिया था, एज इक्वल टू 1, 2, 3, फिर हम इसका एक रोज A निकालते हैं। देखो कैसे आएगा एक रोज A। देखिए यहाँ पर हम एक रोज A से एक रिलेशन R उठाया हमने यहाँ पर, उसमें इस तरह के पेयर एलिमेंट है। 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 3 से, 3 का 2 से है। तो देखो यहाँ पर 1 का, मान लिया 1 का 2 से रिलेशन है, 1 बिलोंग्स टू R है और 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1, 1 का रिलेशन होना चाहिए। अब 1, 1 भी R में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव हो गया। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिए। देखो 1 का 3 से है, 1, 3 बिलोंग्स टू R और 3, 2 बिलोंग्स टू R, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R ये होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर है कि हाँ है यहाँ पर।
तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह का जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में आप लोगों की डेफिनेशन यही है। तो ये हमारे पास 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है वो मैंने आज आपको बताए हैं। अब अगर किसी रिलेशन में ये तीनों कंडीशन पाई जाए, ये रिलेशन अगर पाया जाए, कौन कौन सा रिलेशन? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 पे सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 3 पे ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी रिफ्लेक्सिव सौतुल्य, दूसरे वाला सममिति और तीसरे वाला संक्रामक संबंध। तो ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों बातें पाई जाए उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं या इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। कोई संबंध आर किसी सेट ए पर तुल्यता संबंध होगा यदि फर्स्ट कंडीशन ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए रिलेटेड हो जाए ए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए बी, सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ये सौतुल्यता, ये सौतुल्य संबंध। ये कौन सा संबंध है? सौतुल्य। दूसरे कंडीशन में अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो उसका बी ए एलिमेंट भी आर में बिलोंग हो जाए तो ये संबंध क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी, मान लिया ए बी आर का एलिमेंट है, ए बी से रिलेटेड है और बी किसी सी से रिलेटेड है। तो अगर ए सी से रिलेटेड हो जाए तो ये रिलेशन क्या हो जाता है? संक्रामक हो जाता है। और इन तीनों कंडीशन में जब आप किसी भी रिलेशन को, तीनों बातों को डिफाइन कर देते हैं किसी रिलेशन में, तो वो रिलेशन तुल्यता रिलेशन कहलाता है या इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम फील करेंगे तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसकी आज हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली है। कल हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करके। आप लोगों को यही कहूँगा मैं कि इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और आप लोग अपने इस प्यार से हमको ज़रूर, सपोर्ट से हमको ज़रूर नवाजें। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।